बनाई हुई पेंटिंग को देखे जा रहा था। मायशा विक्रम को हिलाते हुए बोली, विक्रम, ध्यान से मेरी बात सुनो। पर विक्रम तो किसी को सुन ही नहीं रहा था। विक्रांत गुस्से से गन निकालता है और उसके बाद वो कमरे में रखी उस पेंटिंग को शूट कर देता है। ये देखकर विक्रम का खून खौल ज्यादा और वो गुस्से से विक्रांत के फेस पर मुक्का मार देता है। विक्रांत दूर जाकर गिरता है और उसके होठों से खून निकलने लगता है और उसके होठों पर तिरछी स्माइल आ जाती है। वो चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई तुमने? इससे पहले आगे विक्रम कुछ बोलता, मायशा ने कहा, प्लीज उसे छोड़िए और ये देखिए, आपकी गुड़िया जिंदा है, वो मरी नहीं है बॉस। फना का जिक्र होते ही विक्रम मायशा की तरफ देखता है और मायशा विक्रम के आगे फोन कर देती है और बोली, देखिए इसमें, ये आपकी गुड़िया है और वो मरी नहीं है। आपने जो देखा और हमने जो जाना, वो सब कुछ एक जाल था, वो जिंदा है। विक्रम उस फोन को अपनी फटी आंखों से देखता है और उसे ले लेता है। उसकी बेबी डॉल को देखते ही विक्रम की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उसकी पकड़ फोन पर टाइट हो जाती है। वो देखता है कि उसकी बेबी डॉल कितनी खूबसूरत लग रही है। विक्रम बस उसे देखे जा रहा था। उसके आसपास की चीज अब गायब सी होने लगी थी। विक्रम के दिल की धड़कन, जो अभी तक रुकी हुई थी, वो धड़कने लग जाती है और एकदम से विक्रम का चेहरा खिलने लग जाता है। विक्रम की आंखों से जो आंसू बह रहे थे, उन्हें देखकर मायशा और विक्रांत एक दूसरे को देखते हैं। मायशा ने विक्रांत से कहा, वेरी गुड। विक्रांत जानता था कि उसका बॉस ऐसे होश में नहीं आएगा और उसे कुछ ऐसा ही करना होगा। जिस वजह से विक्रम होश में आ गया था, क्योंकि बात फना पर आ जाती है तो विक्रम के अंदर का खूंखार जानवर बाहर आ जाता है। विक्रम उस फोन को आंखें फाड़ कर देख रहा था। उसका गला भर जाता है और उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकलता है, मोटू, तू तू बच्चा जिंदा, मोटू मेरा बच्चा। विक्रम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और वो अपनी धड़कनों को सुन पा रहा था। विक्रम फोन में अपनी बेबी डॉल की वायरल हो चुकी वीडियो को देखता है। उसकी मोटू जिंदा है और उसकी आंखों के सामने किसी और लड़के की बाहों में। फना के चमकते हुए मोती जैसे दांत देखकर विक्रम एक तरफ खुश भी हो रहा था और दूसरी तरफ उस लड़के को भी देख रहा था जो उसकी बेबी डॉल के इतने नजदीक, या यूं कहें कि उसकी कमर पर हाथ रखकर डांस कर रहा था। विक्रम गुस्से से फोन को कस कर पकड़ लेता है और उस फोन पर ही किस कर लेता है। उसकी मोटू कितनी कमजोर हो गई है। तुम जिंदा हो। दूसरे ही पल विक्रम की आंखें डार्क हो जाती है। इसका मतलब है कि मुझे धोखा दिया गया और तुम मेरे पास वापस नहीं आई। विक्रम विक्रांत की तरफ देखता है। उसके बाद विक्रम ने विक्रांत को आर्डर देते हुए कहा, सारी इन्फॉर्मेशन निकालो कि वीडियो कहाँ से वायरल हुआ है। मीडिया को कांटेक्ट करो और उसके बाद पता करो कि मेरी मोटू कहाँ है। मैं उसके पास जल्द से जल्द पहुंचाना चाहता हूँ, इससे पहले कि वो मुझसे और दूर हो जाए। मुझे धोखे में रखने की सजा जरूर मिलेगी उन लोगों को जिन लोगों ने मेरी मोटू को मुझसे दूर किया, मेरी आंखों के सामने उसे मरता हुआ साबित कर दिया। विक्रम आज तक समझ रहा था कि उसकी मोटू इस दुनिया से जा चुकी है और मरे हुए आदमी को कभी वापस नहीं लाया जा सकता। ये विक्रम भी जानता है। विक्रम को अपनी कमजोरी का एहसास हो गया था कि उसकी मोटू उसकी कमजोरी है। इसमें कोई दो राय नहीं थी। लेकिन मौत के आगे कोई नहीं जीत सकता। विक्रम ने अपने जीने की इच्छा को ही मार दिया था और कुछ दिनों में वो मरने ही वाला था। अपनी मोटू बेबी डॉल को वो इस दुनिया में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। विक्रम खड़ा हो जाता है और उसके बाद वो गुस्से से फोन को देखते हुए उसे घूरने लगता है। विक्रम के बिना उसकी मोटू इतनी खुश कैसे नजर आ रही है? विक्रम फोन को लेकर बाथरूम में चला जाता है। मायशा और विक्रांत एक दूसरे को देखकर खुश हो रहे थे और दूसरे को हग करते हुए बोले, थैंक गॉड कि बॉस पहले जैसे हो गए। वाकई में इस लड़की में कुछ तो कमाल है। एक पल में मुर्दे जैसे आदमी को उसने खड़ा कर दिया। विक्रांत ने मायशा को देखते हुए कहा, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता है कि बॉस अपनी गुड़िया को इतनी मोहब्बत करते हैं? मायशा ने हंसते हुए कहा, विक्रम को सही सलामत देखना ही मेरे लिए काफी है। अगर उसकी खुशी किसी और में है तो मैं विक्रम की इस खुशी से भी खुश हूँ। फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका सही रहना ज्यादा जरूरी है।
मायशा बोलते हुए मुस्कुरा देती है, लेकिन विक्रांत जानता था कि मायशा की इस खूबसूरत मुस्कान के पीछे एक अनकहा दर्द भी है। उसकी आंखें सब कुछ बयां कर रही थीं कि उसे कितनी तकलीफ होती है विक्रम को किसी और लड़की से बेइंतहा इश्क करते हुए देखकर। विक्रम शावर के नीचे खड़ा हुआ था और ठंडा पानी उसके ऊपर गिर रहा था। अब विक्रम को गर्माहट का एहसास हो रहा था, जो अभी तक फीलिंगलेस था। विक्रम के अंदर एक अलग ही एनर्जी आ गई थी जीने की, जो अब तक मरने के लिए तड़प रहा था और हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। वो जीने के लिए खुद को तैयार कर रहा था, वापस से पहले की तरह, क्योंकि उसे अपनी बेबी डॉल के पास पहुंचना है। अपनी मोटू को वापस लेकर आ जाए अपने पास, अपनी बाहों में। मोटू, तुम्हारी जगह वहां नहीं, मेरी आगोश में है। मेरी बाहों में है तुम्हारी जगह। वहां पर किसी और के साथ डांस कर रही हो, मुझे भूल कर। ये सोच सोचकर विक्रम का खून खौल रहा था कि वो यहाँ पर फना के लिए मर रहा है और वहां पर वो लड़की किसी और के साथ अय्याशियां कर रही है। इधर दूसरी तरफ एशिया में रिपोर्टर को पकड़ लिया गया था और वहां पर उन्हें खड़ा किया गया था एक लाइन में, जिससे सभी रिपोर्टर डरे हुए थे। जिसने फना की वीडियो को वायरल किया था, जल्दी से उसका अकाउंट डिलीट कर दिया गया और फना की सारी वीडियो को इंटरनेट से गायब कर दिया गया, जैसे वो वहां पर थी ही नहीं। धीरे धीरे कर हाइट भी कम हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने सोशल मीडिया को कंट्रोल कर लिया हो। मीडिया रिपोर्टर्स ने फना की न्यूज को ऐसे गायब कर दिया था जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन विक्रम सब समझ गया था। वो अपने लैपटॉप के आगे बैठा हुआ था। विक्रम शावर लेकर बाहर आया था और टॉवल में था और उसके हाथ में सिगरेट थी। वाइन की बोतल को रूम से हटवा दिया गया। विक्रम सिस्टम को हैक कर रहा था, क्योंकि अब उसे अपनी बेबी डॉल तक पहुंचना है। विक्रम को एशिया निकलना था और उसके लिए उसे कुछ तैयारी करनी होगी। आखिर उसकी बेबी डॉल को वो लोग कहाँ लेकर गए थे? इतना ही नहीं, उसकी बेबी डॉल के साथ हुआ क्या है? विक्रम को जो डेड बॉडी मिली थी, वो फना की ही थी और डीएनए टेस्ट भी करवाया था विक्रम ने। यूं ही उसे यकीन नहीं हो गया था कि उसकी मोटू है। विक्रम इतना बेवकूफ नहीं था कि वो टूट जाएगा। इसका मतलब है राणास ने उसके इमोशंस के साथ खेला। उन्होंने फना को ही उसकी कमजोरी बनाकर उसे तोड़ दिया, क्योंकि विक्रम फना के आगे कुछ भी सोच नहीं पाता है। वहीं पर जब उसने अपनी बेबी डॉल की जली हुई लाश देखी थी, तो विक्रम को ऐसा लगा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है और वो वहीं पर मर गया था। उसकी डेड बॉडी से जो डीएनए मिला था, वो फना का ही था। आखिर उन लोगों ने उसकी बेबी डॉल के साथ किया क्या? इधर कुछ न्यूज रिपोर्टर को सस्पेंड कर दिया गया था। मिस्टर राणा बहुत गुस्से में थे। ब्लैक रोज पूरी मीडिया को कंट्रोल करता था। उन्होंने स्ट्रिक्टली मना किया था कि इस पार्टी के अंदर मीडिया नहीं होनी चाहिए। उसके बावजूद भी उनकी ही पोती का वीडियो वायरल किया गया, जिससे वो मिस्टर मेयर से भी गुस्सा हो गए थे और मिस्टर मेयर गजेंद्र जी को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। फना को लेकर वो वहां से चले जाते हैं। फना के पापा भी बहुत गुस्से में थे। वो लोग फना को लेकर वहां से चले जाते हैं। मिस्टर धनवाल और उनका बेटा मयंक और तारा टेंशन में आ गए थे, कहीं उनके रिलेशनशिप खराब ना हो जाए राणास के साथ। फना अपने दादू के साथ कार में थी और उसके दादू उसे देखते हुए बोले, आप ज्यादा मत सोचिए और सो जाइए। घर चलकर डिनर करेंगे। आप बताइए, आपको क्या चाहिए? दादू, अब ज्यादा गुस्सा मत करिए। आपको ऐसे देखकर डर लग रहा है मुझको। फना अपने मासूम से चेहरे के साथ बोलती है। आपको पता भी है आप गुस्से में कितने ज्यादा डरावने लगते हो। फना इतने प्यार से बोलती है कि गजेंद्र फना के सर पर हाथ रखते हुए बोले, बेटा, आपकी सेफ्टी हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आप जानती है ना कि कुछ दिनों से आपकी तबीयत ठीक नहीं है और हम नहीं चाहते थे कि आप अभी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहे। गजेंद्र फना से तो कुछ बोल रहे थे, लेकिन उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उस आदमी ने ना देखा हो बस। अगर विक्रम भारद्वाज ने ये वीडियो देख लिया होगा तो वो उन तक जल्दी ही पहुंच जाएगा
उन लोगों ने बहुत मुश्किल से विक्रम से फना का पीछा छुड़वाया था, क्योंकि विक्रम भारद्वाज पावरफुल आदमी था और उससे लड़ना इतना आसान नहीं है। फना को उससे अलग करने के लिए उन्हें न जाने कितने ही प्लान बनाने पड़े थे और न जाने कैसे कैसे क्लोन यूज करने पड़े उन्हें। विक्रम भारद्वाज की पावर का अंदाजा था उन्हें, और विक्रम भारद्वाज से फना को निकालने के लिए उन्हें ट्रैप करना पड़ा था उसे। और लेकिन अगर वो दोबारा से फना की जिंदगी में आ गया तो जो सब कुछ उन लोगों ने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं होगा। फना अपने दादू को परेशान देखकर बोली, दादू, आप फिक्र मत करिए, मुझे कुछ भी नहीं होगा। आप लोग ऐसे ही मेरी फिक्र करते हैं, किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। अगर आप बताते नहीं कि मैं आपकी पोती हूँ। आप फिक्र मत करिए, आपने तो सोशल मीडिया से मेरे सारे वायरल वीडियो हटा दिए थे ना, तो कुछ भी नहीं होगा मुझे। फिक्र मत करिए आप, मैं नॉर्मल ही रहूंगी। फना की मासूमियत देखकर गजेंद्र मुस्कुरा देते हैं, और वहीं धर्मेंद्र शांत नहीं बैठा था, बल्कि वो सोशल मीडिया पर चेकिंग कर रहा था। उसकी बेटी का कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं रहना चाहिए। इतनी सारी फेक आईडी बन गई थी और उन लोगों ने सबको गायब कर दिया था। कुछ पल के लिए पूरा सोशल मीडिया हैक कर लिया गया था और शट डाउन हो गया था। फना अपने दादू को टुकुर टुकुर देखते हुए वहीं पर बैठ जाती है। फिर उसके दादू बोले, बेटा, आप ध्यान रखिए, अपना और कोई भी अजनबी आदमी आपके आसपास आता है ना, तो सबसे पहले आकर आप दादू को बताओगे। ओके दादू, फिक्र मत करिए, मैं आपको बताऊंगी। आप और पापा मेरी बहुत ज्यादा फिक्र करते हो। इसका पता कैसे किया जाए कि विक्रम भारद्वाज को फना के बारे में पता चल चुका है? वो वापस से उसकी पोती की जिंदगी में नहीं आएगा, क्योंकि विक्रम भारद्वाज और उसकी फैमिली से उन लोगों का कोई लेना देना नहीं था। विक्रम भारद्वाज अपने आप में ही एक हथियार था। उसके नाम से ही लोगों के दिल में दहशत फैल जाती थी, और उसका ही एक नमूना आज देख लिया गया था। फना तो घर पहुंचकर अपने कमरे में जाती है और परफ्यूम को वापस अपने पूरे कमरे में स्प्रे करने के बाद वहां पर म्यूजिक लगाकर डांस करने लगती है। आज उसे काफी अच्छा महसूस हुआ था, और इस परफ्यूम की खुशबू में वो खोने लग जाती है और मुस्कुराते हुए खुद से बोली, मुझे ये परफ्यूम की स्मेल बहुत पसंद है। फना ने ऑलरेडी इस परफ्यूम की ओर बोतल को ऑर्डर कर दिया था। इंडिया विक्रम भारद्वाज अपनी कार में था। कुछ घंटे से विक्रम ने अल्कोहल को हाथ नहीं लगाया था, जिस वजह से उसकी बॉडी कांप रही थी, क्योंकि उसे प्यास लगी हुई थी। विक्रम की बॉडी अल्कोहल की एडिक्शन से सफर कर रही थी। विक्रम ने एक ब्रेसलेट पहना हुआ था, और उस ब्रेसलेट के अंदर उसकी मोटू की झलक थी। उसे देखकर विक्रम बस मुस्कुरा देता है। अचानक से उसे सब कुछ अपने अंदर शांत होता हुआ फील होने लगता है। मोटू, आई एम कमिंग। विक्रम कार से बाहर आता है और अपने प्राइवेट जेट में बैठ जाता है। विक्रम अपनी बेबी डॉल की यादों में मुस्कुरा देता है। एक जीने की वजह मिल गई थी उसे। विक्रम की आंखें नम हो जाती हैं और वो भावुक हो जाता है। उसके लिए इतना ही काफी था कि फना जिंदा है। उसकी मोटू को कुछ भी नहीं हुआ है, वरना विक्रम तो गिल्ट में मर रहा था कि वो अब नहीं रही। वो अपनी खुशी को बयां नहीं कर सकता था। उसकी मोटू इतनी जरूरी है उसके लिए। विक्रम अपना सर इधर उधर करते हुए सर ऊपर करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अब उसकी आंखों से कोई अश्क बहे। अपनी मोटू को जोर से गले लगाकर उसे चूमना चाहता था। वो उसे अपनी बाहों में भरकर उसे महसूस करना चाहता था। विक्रम, कैसे वो उसके बिना तड़प रहा है, किस तरीके से वो फना के लिए मर रहा है। विक्रम प्राइवेट जेट में बैठा हुआ था, और तभी वो जल्दी से ऑक्सीजन मास्क उठाता है और अपनी बाहों में देखता है तो उसकी मोटू नहीं थी, जिससे विक्रम के होंठ कांपने लग जाते हैं, क्योंकि उसकी मोटू हमेशा जेट में बैठते ही ऑक्सीजन की कमी की वजह से सफर करने लग जाती थी और वो बेहोश होने लगती थी। इसलिए विक्रम को उसे ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़ता था ब्रीदिंग के लिए। फना बेड पर लेट जाती है और अपने टेडी बेयर को जोर से हक कर उसे किस करने लगती है। वो उसके ऊपर चढ़कर बैठ जाती है। फना खुद से ही बोली, मुझ में इतनी गंदी हैबिट्स क्यों है? फना के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं, ये सोचकर कि अंदर से इतनी ज्यादा एक्साइटेड रहती है और उसके दिमाग में कैसे गंदे थॉट्स चलते हैं हर वक्त।
वो वापस उस परफ्यूम की स्मेल को महसूस करते हुए खुद से ही बोली, क्यों मेरा दिल करता है कि मैं कुछ एक्साइटिंग करूं? फना डांस करना स्टार्ट कर देती है। जब उसका बदन पसीने से तरबदर हो जाता है तो वो खुद के कपड़े को रिमूव करके बेड पर ही लेट जाती है। उसका भीगे बदन पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, तो वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो खुद को आईने में देखकर छूती है और खुद से ही बोली, ये मुझे क्या हो जाता है? जब मैं इस परफ्यूम को स्मेल करती हूँ, तो क्यों मुझे ये इतना ज्यादा उत्तेजित कर देता है? मैं अभी सिर्फ 18 साल की हूँ और मेरी कोई उम्र नहीं है ये सब कुछ करने की। क्यों मैं इतने गंदे गंदे ख्यालों में खोई रहती हूँ? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मुझे मेडिटेशन की जरूरत है शायद। फना खुद को ही डांटना शुरू कर देती है, क्योंकि सपने में तो वो सेक्स करती है, लेकिन वो हकीकत में ये सोच रही थी कि उसके दादू को और पापा को पता चल गया कि वो कैसे ख्यालों के साथ रातों में सोती है, तो फिर वो लोग क्या सोचेंगे उसके बारे में। फना का दिमाग गंदा हो गया था। फना को ऐसा लग रहा था। फना अब भी ये सोच रही थी कि तभी उसके फोन पर तारा का कॉल आता है। फना तुरंत कॉल पिक कर लेती है। तारा बोली, तुम ठीक तो है ना? फना, दादू ने तुझे ज्यादा डांटा तो नहीं ना? मेरे दादू मुझे क्यों डटेंगे भला? तुम फिक्र मत करो, उनका गुस्सा सुबह तक ठंडा हो जाएगा। मेरे दादू बहुत ही प्यारे हैं। तारा ने कहा, यार, हम लोगों ने पूरा ध्यान रखा था कि कोई भी मीडिया का आदमी अंदर न आए, लेकिन इतनी सिक्योरिटी के बाद भी वो अंदर कैसे आ गए? कोई बात नहीं तारा, सोशल मीडिया वालों का काम यही होता है। वो प्रोफेशनल थे और ट्रेंड भी थे, इस वजह से उन्होंने ये कर लिया। तुम फिक्र क्यों कर रही हो? ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है। आप लोग इतना ज्यादा हाइपर क्यों हो रहे हो? फना बहुत ही मासूमियत से बोलती है। तारा ने धीरे से कहा, मेरे पापा को बहुत टेंशन हो रही है। तुम्हारे दादू और तुम्हारे पापा दोनों बहुत गुस्से में हैं। इसका मतलब तुम नहीं जानती फना कि हमारे लिए कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। मेरे पापा को मेयर। अभी तारा इतना ही बोल पाई थी कि दूसरी तरफ से मिस्टर धनवाल ने फना से कहा, बेटा, आप ठीक तो हो ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? अंकल, मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ। आप फिक्र मत करिए। मैं दादू को मना लूंगी। वो आप पर गुस्सा नहीं करेंगे। मेरे दादू बहुत अच्छे हैं और बहुत ही प्यारे हैं। फना खुश होकर बोलती है। उनका गुस्सा तो ठंड भी हो गया। धनवाल फोन पर जब फना की आवाज सुनते हैं तो वो खुद से ही बोले, बेटा, तुम नहीं जानती कि तुम्हारे दादू और पापा कितने खतरनाक हैं। उनके माथे पर पसीने की बूंदें थीं, लेकिन वो फना को कुछ भी नहीं बोलते हैं। थोड़ी देर के बाद फना बेड पर लेटी थी। वो अपने टेडी बेयर के ऊपर चढ़कर बैठ जाती है और उसे हक कर कर सो जाती है। आज रात को भी फना को वही उत्तेजित सपना आता है, जिसके अंदर वो कुछ एक्साइटिंग कर रही थी। एक आदमी जब उसके ऊपर सवार था और उसके गालों को चूम रहा था, तो फना बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। विक्रम अपनी बेबी डॉल की फोटो को देखते हुए इमोशनल हो रहा था और उसकी आंखों में अश्क थे। आई एम कमिंग मोटू। विक्रम फना की यादों में जी रहा था और फना विक्रम के शैडो में सुकून महसूस कर रही थी। वो नहीं जानती थी कि इस सपने में उसे जो आदमी दिखाई देता है वो कैसा दिखता है। उसकी फिजिक को देखकर ही वो बस एक्साइटेड हो जाती थी। फना रात में सो जाती है, लेकिन कुछ लोगों की रातों की नींद उड़ी हुई थी। वो लोग सोशल मीडिया को चेक कर रहे थे पर्सनली। गजेंद्र और धर्मेंद्र दोनों फना के लिए फिक्रमंद थे। वो नहीं चाहते थे कि फना की जिंदगी में वापस से विक्रम भारद्वाज आ जाए। विक्रम भारद्वाज ने धर्मेंद्र की बेटी रेप किया था और ये चीज धर्मेंद्र कभी नहीं भूल सकता। वो विक्रम को मौत देना चाहता था। इस वजह से उसने विक्रम के साथ वो सब किया जिस वजह से विक्रम खुद ही अपनी जान दे देगा। लेकिन अगर फना का वीडियो विक्रम के हाथ लग गया तो उसे सब कुछ समझ आ जाएगा कि वो गजेंद्र और धर्मेंद्र के बिछाए जाल में फंस गया था। विक्रम भारद्वाज जल्दी ही मरने वाला था। ये उन्हें अपने आदमियों से पता चल गया था, क्योंकि कई महीनों से विक्रम भारद्वाज गायब हो गया था। वो किसी से नहीं मिलता था, तो उन्हें लगा कि विक्रम भारद्वाज मर चुका है और उसकी आइडेंटिटी अब गायब हो चुकी है। वो इसलिए फना को सबसे छुपा रहे हैं। विक्रम भारद्वाज को मारना जरूरी था। वो लोगों दिमाग से तो उसे नहीं हरा पाए,
लेकिन दिल से उसका कत्ल कर दिया गया था। लेकिन फना ही उसके मरने की वजह है, तो फना ही उसके जीने की वजह भी बनेगी। दोनों एक दूसरे को देखते हुए बोले, दोबारा वो वापस नहीं आना चाहिए फना की जिंदगी में। हम उस वक्त अपनी पोती को नहीं बचा पाए उस दरिंदे से, लेकिन इस बार उसकी परछाई भी हमारी पोती पर नहीं पड़नी चाहिए। जब वो सड़कों पर भटक रही थी, तब हम उसके पास नहीं थे, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। धर्मेंद्र, तुम बाप कहने लायक नहीं हो, तुम कलंक हो, एक नालायक बेटे हो। कम से कम एक बाप तो बन जाओ तुम। तुम्हारी बेटी सड़कों पर मर रही थी। अगर हम उसे नहीं ढूंढते, तो तुम्हें तो पता भी नहीं था कि तुम्हारी कौन सी अय्याशी की निशानी है। क्यों सही कहा ना हमने? तुम एक बुजदिल आदमी हो। अपना बेटा कहते हुए हमें शर्म आती है तुम्हें, जो अपनी औलाद को नहीं बचा पाया, जिसे खबर तक नहीं कि उसने अपनी अय्याशियों के चलते क्या किया है। तुम्हारी वजह से वो छोटी सी बच्ची दर दर भटक रही थी, और उसे ढूंढने के लिए हमें सालों लग गए। गजेंद्र अपने बेटे पर भड़कते हुए बोलते हैं। वही धर्मेंद्र सिर नीचे कर लेते हैं, क्योंकि वो शर्मिंदा था। वो जानते हैं कि गलती उनकी है। उनकी ही वजह से उनकी बेटी ने कितना सफर किया है। वो फना को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, जिस वजह से फना विक्रम भारद्वाज के जाल में फंस गई, और इस तरीके से फंसी कि उन लोगों को भी विक्रम भारद्वाज के जाल से निकालने में वक्त लग गया। पापा, मेरी बात सुनिए। हमने आपको कहा है कि वो कोई अय्याशी नहीं थी। हम माया से मोहब्बत करते थे। हमने कभी नहीं सोचा था कि वो हमारे बच्चे को हमसे छुपा देगी, और कभी हमें नहीं बताएगी कि वो प्रेग्नेंट है। जब हम उसके साथ कॉलेज में रिलेशनशिप में थे, तब हम उसे अपना दिल दे बैठे थे। लेकिन उसे गलत फहमी हो गई थी कि हम उसके सिवा कई और लड़कियों के साथ सोते हैं। ये अफवाह थी, उसे हमसे दूर करने के लिए। हम सबको समझाकर थक चुके थे, इस वजह से हम वैसे ही बन गए, जैसे लोगों ने हमें देखना शुरू कर दिया। लेकिन माया के लिए हमारी मोहब्बत कभी खत्म नहीं हुई थी। हमें लगा कि माया हमें छोड़कर चली गई। हमने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की। वो गरीब परिवार से बिलोंग करती थी, और आप ही थे ना, जिसने उसे मेरी जिंदगी से दूर करने के लिए वो षड्यंत्र रचा था। वो आप थे, जिसने अपने बेटे के दिल के साथ खेला था, और आपकी ही वजह से आपकी पोती सड़कों पर घूम रही थी, जिसका गिल्ट आपको आज भी है। इसी वजह से आप ये टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते कि आपकी वजह से सिर्फ इस खानदान का खून सड़कों पर भटक रहा था, और आप उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, जिस वजह से आपको बुरा लगता है। गजेंद्र गुस्से से अपने बेटे धर्मेंद्र को देखते हैं। धर्मेंद्र अपनी जगह से खड़ा होते हुए बोला, हमने आपको पहले ही कहा था कि हम उसे मोहब्बत करते हैं, उसे शादी करना चाहते थे, और उसे अपने पलकों पर बिठाकर रखते थे। लेकिन आपने क्या किया? अपने ही हाथों से अपनी होने वाली बहू के पेट में पल रहे बच्चे को यहाँ से दूर भेज दिया। उसके दिल में और मन में मेरे लिए इतनी नफरत भर दी कि उसने मेरी शक्ल तक नहीं देखी, और मुझे बिना बताए मेरी जिंदगी से चली गई। सालों तक ढूंढा मैंने उसे, वो मुझे नहीं मिली। तब मैं प्ले बॉय बन गया। इसकी वजह आप है, और आज जब मैं अपनी बीवी को प्यार नहीं करता हूँ, इसमें भी जबरदस्ती ही आपने रिश्ते में बांधा था। मुझे बोलिए मत, क्योंकि मैं कभी शादी नहीं करना चाहता था। आपकी ही जबरदस्ती की वजह से मुझे इस औरत के साथ रहना पड़ रहा है, जिसकी शक्ल तक देखना मुझे मंजूर नहीं है। कहीं ना कहीं ये भी आपके साथ मिली थी। इस वजह से ही कभी मीनाक्षी से मुझे चाहत नहीं हुई। मेरा लगाव कभी उसकी तरफ गया ही नहीं, क्योंकि मैं भी जानता हूँ, और आप भी जानते हैं, कि वो हमारे घर के लिए कभी थी ही नहीं। पुअर फैमिली से तो आपको नफरत थी ना, आपको लगता था कि वो कीड़े मकोड़े हैं। लेकिन जिस लड़की से मैं प्यार करता था, उसके साथ रहना चाहता था। आज जब मैं फना को देखता हूँ, तो मुझे माया याद आती है। बिल्कुल माया जैसी दिखती है वो। उसकी आंखें मुझे चीख चीख कर कहती हैं कि तुम धोखेबाज हो। जिस दिन फना की याददाश्त वापस आ जाएगी, और वो मुझसे सवाल करेगी, तो मैं क्या जवाब दूंगा? ये सोचकर ही मेरी रूह कांप जाती है। मैं अपनी बेटी से नजरें नहीं मिल पाता हूँ, क्योंकि वो मुझे माया की याद दिलाती है। मैंने उसके साथ गलत किया था, और आज तक मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाया हूँ। मुझे भी बुरा लगता है कि आप मेरे बाप हो।
काश मैं किसी नॉर्मल फैमिली में होता तो आज माया के साथ होता, वो किसी और के साथ नहीं जाती। गजेंद्र गुस्से से चिल्लाते हुए बोले, तुम हमें ब्लेम कर रहे हो। हमने वो तुम्हारे लिए ही किया था, क्योंकि तुम किसी ऐसी लड़की के पीछे जा रहे थे जो तुम्हें बर्बाद कर रही थी। हम अपने बेटे को खो रहे थे, इस वजह से हमने ऐसा किया था। लेकिन आपने तो मुझे फिर भी खो दिया। आपको क्या लगता है आपके साथ क्यों रहता हूं मैं? एक नालायक बेटा हूं मैं, इसकी वजह भी सिर्फ आप हो। धर्मेंद्र गुस्से से कमरे से बाहर चला जाता है और ड्रिंक की बोतल को वहां पर जोर से फेंक देता है। कमरे से बाहर आकर वो अपना सिर नीचे करता है और सीधा अपने कमरे में चला जाता है। वो आराम से दरवाजा बंद कर देता है और बेड पर बैठते हुए उसकी आंखों में ठहरे हुए आंसू थे, वो उसके गाल पर आ जाते हैं। दुनिया की नजर में भले ही वो कितना ही स्ट्रांग हो, लेकिन अंदर से वो टूटा हुआ था, इस वजह से इतना खतरनाक है। माया से मोहब्बत उसे इतना तड़पाती है कि वो अपनी शादी को भी नहीं निभा पाया। वो करना ही नहीं चाहता था। शादी होते ही मीनाक्षी से 6 महीने के बाद डिवोर्स मांग लिया था। लेकिन मीनाक्षी ही थी जिससे जबरदस्ती उससे रिलेशन बनाए, और प्रेग्नेंट होने के बाद यहाँ पर उसे रुकना ही पड़ा, क्योंकि वो कभी भी अपने बच्चों को खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता था। लेकिन ये दिल का क्या करे जो आज भी सिर्फ माया के लिए धड़कता है। तुम दुनिया से चली गई माया, लेकिन हमारे प्यार की निशानी, तुम इस दुनिया में मुझे बिना बताए छोड़ कर गई। वक्त रहते अगर बता देती तो मेरी बेटी मेरे पास होती। धर्मेंद्र अपने वॉलेट से एक पुरानी फोटो निकालता है। उस फोटो के अंदर उस लड़की को देखकर उसकी आंखों में नमी आ गई। हमारी बेटी को इस दुनिया में लेकर आई, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बेटी को इस दुनिया में लेकर आई, उसके लिए शुक्रगुजार हूं मैं तुम्हारा। मिस्टर गजेंद्र गुस्से से कमरे में बैठे हुए थे और उस कमरे में कोई भी नहीं था। वो किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। अगली सुबह फना सोकर उठती है और खुद को देखकर बोली, ओह नो, क्या रात में मैं ऐसे ही सो गई थी बिना कपड़ों के। फना अपना मुंह छुपा लेती है। परफ्यूम की खुशबू से उसका पूरा रूम महक रहा था। फना उठकर बैठ जाती है, अपने टेडी को उठाकर जोर से हक करके उसे किस करती है। लव यू टेडू, कितने प्यारे हो तुम। अपनी आंखें बंद करो। तुम मुझे ऐसे टुकुर टुकुर क्यों देख रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? गंदी बात। माना कि मैं दिखने में हॉट हूं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम अपनी आंखें सेकते रहोगे। चलो अपनी आंखें बंद करो, तुम ऐसे नहीं देख सकते हो। मैंने कुछ भी नहीं पहना हुआ है, गंदी बातें मत करो टेंडू। फना अपने टेडी के साथ बातें करती है और उसके बाद वो बाथरूम में चली जाती है। वहां पर जाने के बाद वो खुद को मिरर में देखकर थोड़ी देर तक बाथरूम में डांस करती है, नहाते हुए, क्योंकि उसका बाथरूम बहुत ज्यादा बड़ा था और वहां पर कोई भी नहीं था उसे देखने के लिए। थोड़ी देर के बाद फना कॉलेज जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो अपनी कार से निकल जाती है। आज उसके साथ सिक्योरिटी ज्यादा थी, जिससे फना गहरी सांस छोड़कर कॉलेज के अंदर जाती है। वो वहां देखती है कि तारा उसका वेट कर रही थी। वो तारा के पास जाती है। तारा उसे हग कर कर बोली, यार, मुझे तो लगा था कि तू मुझसे बात ही नहीं करेगी। तेरे दादू और तेरे पापा मना कर देंगे। पापा मेरे साथ आए हैं और दादू भी, और उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लोग गुस्सा नहीं है। मैंने कहा था ना कि मेरे दादू और पापा बहुत अच्छे हैं। तुम लोग मेरी बात ही नहीं सुनते हो। फना बहुत ही प्यार से बोलती है और अपने दादू और पापा को बाहर से ही बाएं करते हुए चली जाती है, तारा के साथ अंदर। तारा फना के साथ जाकर क्लासरूम में बैठ जाती है और वहां पर बैठने के बाद वो दोनों बोर होने लगती है। तो इसलिए अपने फोन को चलाते हुए तारा बोली, यार, वैसे मानना पड़ेगा तेरा वीडियो कितना ज्यादा वायरल हो गया था। करोड़ों लोगों ने देख लिया, वो भी सिर्फ कुछ सेकंड में। कैन यू बिलीव इट? अगर वो अभी होता ना, तो तू तो आज कितनी फेमस हो चुकी होती। यार, मुझे फेमस होने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। फना तारा अभी बात ही कर रही थी कि वहां पर सभी स्टूडेंट्स खड़े हो जाते हैं। प्रिंसिपल अंदर आती है। उनके साथ न्यू फिजिक्स प्रोफेसर थे। सभी स्टूडेंट्स उन प्रोफेसर को देखते हुए हैरान हो रहे थे। फना उस प्रोफेसर को देखती है और फिर देखते ही रह जाती है।
उसके दिल की धड़कनें जोर जोर से धड़कने लगती हैं। वो प्रोफेसर दिखने में बहुत हैंडसम था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं, उसकी बियर्ड परफेक्ट शेप में थी। फना की नज़र उसके फिजिक्स पर जाती है और एडम एप्पल को वो घूर घूर कर देखने लग जाती है। फना अपना मुंह खोलकर प्रोफेसर को देखे जा रही थी। वो अपनी नज़र भी नहीं हिला रही थी। तारा जब देखती है कि फना की अश्लील नजरें प्रोफेसर को कैसे देख रही है, तो वो उसकी कमर पर पिंच करती है, जैसे बोल रही हो, होश में आ जाओ, फना। फना दर्द से कराह जाती है और तारा की तरफ देखती है। तारा उसे आंखें दिखा देती है, जैसे बोल रही हो कि वो तेरे प्रोफेसर है, क्रश नहीं, जो तू उन्हें ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही है। फना का दिल इतनी जोरों से धड़क रहा था कि मानो जैसे उसकी सांस भारी हो रही हो। वो प्रोफेसर को देखते हुए तारा से बोली, यार, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। तेरी नीयत खराब हो रही है। तूने तो कहा था कि तुझे डैडी इशू नहीं है। हमारे प्रोफेसर ज्यादा एज के तो नहीं है। आई थिंक हमारे कॉलेज के सबसे यंग प्रोफेसर हैं ये। अकॉर्डिंग टू मी इनकी एज 28-29 होनी चाहिए। तारा ने न्यू प्रोफेसर की तारीफ करते हुए कहा, वैसे फिजिक्स वाले प्रोफेसर की बॉडी कितनी हॉट है। प्रिंसिपल सभी बच्चों से न्यू फिजिक्स प्रोफेसर को इंट्रोड्यूस करवाती है। फना खुद से ही प्रोफेसर की ब्रांडेड वॉच को देखते हुए बोली, ये प्रोफेसर तो कहीं से नहीं लग रहे, किसी मूवी के विलन लग रहे हैं। उसकी नज़र प्रोफेसर की जो लाइन पर जाती है। उनकी व्हाइट शर्ट के कोने मुड़े हुए थे, जिस वजह से उनके हाथों की वाइन्स नजर आ रही थी। फना का गला सूखने लग जाता है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ जाती है। बच्चे भी सिर झुकाकर प्रोफेसर का वेलकम करते हैं। प्रोफेसर की नजरें फना से जाकर मिल जाती है और फना हड़बड़ा जाती है। वो अपनी जगह से लड़खड़ाकर गिरने वाली होती है तो तारा उसे संभाल लेती है। प्रोफेसर के भी कदम आगे बढ़ गए थे, लेकिन वो अपनी जगह पर ही खड़े हो जाते हैं वापस से। फना हड़बड़ाहट में रूम से बाहर निकल जाती है। अपने लॉकर से वो कुछ निकालने वाली होती है, तभी वहां पर वो एक ब्लैक रोज देखती है, जिसे देखकर फना हैरान हो जाती है। उस ब्लैक रोज को देखकर फना सोचने लग जाती है कि ये उसे किसने दिया होगा। फना उस ब्लैक रोज को उठाती है और उसके बाद उसे स्मेल करती है। उसे घूर घूर कर देखने के बाद वो ये सोचने लग जाती है कि आखिर उसके लॉकर में ये रखा किसने होगा। तभी तारा पीछे से फना के पास आकर बोली, ये तुम क्या कर रही हो? सबके सामने से तू प्रोफेसर को इग्नोर कर बाहर निकल आई। ये डिसरिस्पेक्टफुल था, फना। फना ने तारा को देखते हुए कहा, यार, मैं डर गई थी जब उन प्रोफेसर ने मेरी तरफ देखा। वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे कि मैं कैसी स्टूडेंट हूँ। उन्हें देखते हुए न जाने मुझे क्या हो गया था। मैं नर्वस हो रही थी। मेरी हार्ट बीट भी बढ़ी हुई है। तेरी हार्ट बीट मुझे भी सुनाई दे रही है, मगर इसमें नर्वस होने वाली क्या बात है? तेरे हाथ में ये ब्लैक रोज किस लिए है? तारा फना से पूछती है। फना ने तारा को देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता ये किसने दिया है। ये तो मेरी लॉकर में रखा हुआ था। ये सुनकर तारा ने कहा, कौन है जो तेरे इश्क में इतना पागल हो चुका है? फना हंसते हुए बोली, ये क्या मजाक कर रही है तू? आखिर ऐसा कौन कर सकता है? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। ब्लैक रोज का मतलब होता है जुनून। इस रोज को वही शख्स दे सकता है जो जनून हो, जिसकी मोहब्बत में जुनून पनपता हो, जो तुझे इतनी मोहब्बत करता है कि वो कुछ भी कर सकता है तेरे लिए। ये इसका प्रतीक होता है। कोई सरफिरा इंसान ही ये रोज दे सकता है। ये सुनकर तो फना डर ही जाती है। तारा बोली, आखिर कौन है ऐसा? किसको तू पसंद आ गई? फना भी घबरा जाती है और उस रोज को देखते हुए बोली, हम डोंट नो। हमें क्लास अटेंड करनी चाहिए, वरना प्रोफेसर हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तू सबसे ज्यादा फिजिक्स में ही कमजोर है, भूल गई क्या? तारा ने फना से कहा। फना अपना सिर हाँ में हिला देती है। उसके बाद वो वापस तारा के साथ क्लास में आती है तो वहां पर प्रोफेसर खड़े हुए थे। प्रोफेसर को देखते ही एक बार फिर से फना की सांसें रूक सी जाती है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लग जाता है। वो इतनी नर्वस हो जाती है कि वो बस एक टक प्रोफेसर की गहरी आंखों में देखने लगी। वहीं प्रोफेसर भी फना की ही आंखों में देख रहे थे।
उन दोनों की नजर एक दूसरे से कुछ यूं टकरा गई थी कि वहां मौजूद तारा ने ये देख लिया। फना हल्की सी नजरें नीचे करती है तो उसकी नजर वापस से प्रोफेसर के एडम एप्पल पर चली जाती है। सर, सॉरी सॉरी। फना प्रोफेसर से सॉरी बोलती है। वो इतना ज्यादा घबरा गई थी कि उसके कान सुन्न हो गए थे और उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। तारा ने फना को इतना घबराते हुए देखा तो वो उसका हाथ पकड़ लेती है। प्रोफेसर ने फना को देखते हुए उससे अपनी नॉर्मल टोन में कहा, "What is your name?" फना प्रोफेसर की तरफ नजर उठाकर देखती है। उसी वक्त प्रोफेसर की नजरों से जब उसकी नजरें मिलती हैं तो फना एकदम से पीछे की तरफ गिर जाती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन वो खुद को समझ नहीं पा रही थी। फना को प्रोफेसर से वही परफ्यूम की खुशबू आ रही थी जो उसे अपने कमरे में आती है, जिसे सूंघ कर वो मदहोश होने लगती है। शायद इसी वजह से वो अपने होश खो रही है। प्रोफेसर, ये परफ्यूम यूज करते हैं। फना उस परफ्यूम की खुशबू में कुछ दिनों से जी रही थी, तो वो गलती नहीं कर सकती उसे पहचानने में। फना का दिल जोर जोर से धड़कने लग जाता है और वो अपने होठों को चबाने लगती है। प्रोफेसर आगे आते हैं और वो फना की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोले, "तुम।" फना घबराकर उठ जाती है। तारा उसको देखकर हैरान रह जाती है और प्रोफेसर से बोली, "आई एम सॉरी सर, ये थोड़ी बीमार है, इस वजह से ऐसी हरकतें कर रही है। हम अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं।" तारा फना को लेकर जाकर सीट पर बैठ जाती है। फना सर घुमाकर तिरछी नजरों से प्रोफेसर को देखती है। वही प्रोफेसर के होठों पर तिरछी स्माइल थी जो किसी ने नहीं देखी। फना और तारा अपने डेस्क पर बैठी हुई थी। फना सिर नीचे झुकाकर खुद को शांत कर रही थी। तारा ने उसे अपना हंकी देते हुए कहा, "फना, पसीना पोंछ लो। हुआ क्या है तुझे? पहली बार मैं तुझे इतना घबराया हुआ देख रही हूँ। ठीक तो है ना?" फना ने तारा से कहा, "मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, लेकिन प्रोफेसर को देखते ही मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है और मैं सांस लेना ही भूल जाती हूँ। मेरी नजरें उनसे हटी नहीं रही हैं। मेरे साथ न जाने क्या प्रॉब्लम हो रहा है। मेरा क्लास में भी बैठने का दिल नहीं कर रहा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि प्रोफेसर की नजर सिर्फ मुझ पर है?" तारा ने फना से कहा, "तू अगर ऐसे ही सिर झुकाकर बैठी रहेगी ना, तो कुछ भी समझ नहीं आएगा और फिजिक्स तो तुझे वैसे भी समझ में नहीं आती है। प्लीज स्टडी पर कंसंट्रेट करो। नोट्स बना। ओथेरवाइज सर ने कोई क्वेश्चन पुट कर लिया ना, तो फिर से क्लास में तेरा मजाक बन जाएगा या फिर तुझे एक्स्ट्रा क्लासेस लगानी पड़ेगी।" एक्स्ट्रा क्लासेस का नाम सुनते ही फना अपना सिर उठाकर बोर्ड की तरफ देखती है, जहां पर प्रोफेसर बच्चों को कुछ पढ़ा रहे थे। सभी बच्चे अपना सिर नीचे झुकाकर बुक में देख रहे थे। वही फना की नजर एक बार फिर से प्रोफेसर के फेस पर चली जाती है। उसी वक्त प्रोफेसर भी फना को देखने लगते हैं, जिससे फना अपने मुंह से पेन निकाल लेती है और नजरें इधर उधर करने लगती है। एक बार फिर से उसका दिल धड़कने लगा था, क्योंकि प्रोफेसर जिन नजरों से उसे देख रहे थे, उनकी नजरों को खुद पर महसूस कर अंदर से बर्न हो रही थी। सोनाक्षी फना को देखती है, जो प्रोफेसर को एक टक देखे जा रही थी और प्रोफेसर उन्हें पढ़ा रहे थे, जिससे उसके होठों पर तिरछी स्माइल आ जाती है। सोनाक्षी अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और उसके बाद वो प्रोफेसर से क्वेश्चन पूछती है। प्रोफेसर ने सोनाक्षी की तरफ देखते हुए उसे उसके ही क्वेश्चन का आंसर उससे ही पूछा। सोनाक्षी जैसे घबरा जाती है और वो सिर नीचे कर बोली, "प्रोफेसर, फना आपको कब से देख रही है? शायद वो आपसे कुछ पूछना चाहती है।" फना घबरा जाती है और उसका मुंह खुल जाता है, मानो उसका दिल उसके मुंह में आ गया हो। "व्हाट?" फना की तेज आवाज पूरे क्लास के अंदर गूंज जाती है। प्रोफेसर ने फना की तरफ देखते हुए उससे कहा, "ओके, सो क्या पूछना चाहती हैं आप?" फना अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और तेजी से फना पलके झपकाते हुए बोली, "सर, मैं।" फना की हिचकिचाहट को देखकर पूरी क्लास उस पर हंसने लग जाती है, जिससे फना शर्मिंदा हो जाती है। प्रोफेसर सभी बच्चों की तरफ देखते हैं गुस्से से, तो वो सब शांत हो जाते हैं। प्रोफेसर फना के पास आते हैं और फना की नोटबुक को देखते हैं। फना ने चैप्टर भी गलत खोल रखा था। ये देखकर प्रोफेसर फना को वो चैप्टर खोल कर देते हैं जो वो पढ़ा रहे थे।
उसके बाद वो फना के डेस्क से चले जाते हैं। उस पल में फना ही जानती है कि उसकी क्या हालत हुई थी। वो घबरा कर खड़ी हो जाती है और फिर पीछे के दरवाजे से तारा के साथ बाहर चली जाती है। फना वहां से गायब थी। फना के जाने के बाद प्रोफेसर वापस से कंटिन्यू करते हैं। फना जाकर कैंटीन में बैठ जाती है। तारा ने फना से कहा, हुआ क्या है तुझे? मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि प्रोफेसर पर तुझे क्रश आ गया है? तू पसंद करने लगी है क्या? फना ने तारा को देखते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रोफेसर भी वही परफ्यूम यूज करते हैं जो मैंने। इतना बोलकर फना चुप हो जाती है, क्योंकि वो आगे तारा को नहीं बताना चाहती थी कि उसके साथ क्या एक्सपीरियंस हो रहा है। तारा और फना को कैंटीन में बैठे हुए काफी टाइम हो गया था। सोनाक्षी तेरी स्टेप सिस्टर है, ये उसने साबित कर दिया। रियली, वो तुझसे इतना क्यों जलती है? उसे छोड़ना फना, मेरी नेक्स्ट क्लास है और मैं उसे ज्वाइन करना चाहती हूँ। मेरे कुछ क्वेश्चन है जो मुझे प्रोफेसर से क्लियर करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर लग चुका है। मैं 20 मिनट में वापस आ जाऊंगी। तू फिक्र मत कर, यहाँ पर रेस्ट कर और अगर कोई इमरजेंसी हो तो मुझे कॉल कर देना। वरना मैं तुझे छोड़कर नहीं जाती। अगर मेरा डाउट क्लियर करने के लिए मुझे लेक्चर ना लगाना होता। मैं सिर्फ 20 मिनट में आ जाऊंगी। 1 घंटा वहां कौन रुकेगा? होप यू अंडरस्टैंड। ओके तारा, नो प्रॉब्लम। फना बहुत प्यार से बोलती है और तारा वहां से चली जाती है। फना वहां पर उदास होकर बैठी हुई थी। फना को वॉशरूम जाना था, इसलिए वो अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। तभी अचानक से फना को सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आने लग जाता है। वो इससे पहले कि फर्श पर गिरती, किसी ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। ब्लैक कार के अंदर एक आदमी बैठा था। अभी उसकी गोद में एक लड़की थी, जिसे वो बस एक टक देखे जा रहा था। वो उस लड़की को जोर से अपने सीने से लगा लेता है और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसके मोटे मोटे गालों को चूम लेता है। वो लगातार उसके फेस पर किस के जा रहा था। उसने फना को अपने और नजदीक कर लिया और उसके मोटे मोटे गालों को वापस से किस करने लगा। उसने न जाने कितनी बार उसे किस कर लिया था। किस से फना का पूरा चेहरा रेड हो गया था। उसने फना के डबल चीन पर भी किस किया और फिर उसकी गर्दन, उसके शोल्डर, उसकी क्लीवेज, हर जगह पर उस आदमी ने अपनी छाप छोड़ दी थी। वही फना तो उसकी बाहों में थी, लेकिन होश में नहीं। उस आदमी के होठों ने फना को इतनी बार किस कर महसूस कर लिया था। उसकी मोटू कितनी कमजोर हो गई है। ये कोई और नहीं, विक्रम भारद्वाज था। फना उसकी बाहों में उसके सीने से लगी हुई थी और उसने फना को इतनी बार प्यार किया था कि फना भी नहीं जानती थी। उसने फना के मोटे मोटे गालों को अपने मुंह में भरकर बाइट किया और फिर उसके चेहरे को छूते हुए बोला, मोटू मेरा बच्चा, कितनी कमजोर हो गई है मेरी मोटू। कोई खाना नहीं देता क्या? प्यार भी नहीं करता? विक्रम ने देखा था कि उसकी मोटू कैसे मुंह लटकाकर कैंटीन में बैठी हुई थी। हफ्ते में 2 बार फना को प्यार कर दो, दिल भरकर, और उसे दुलार दो, तो वो खुश रहती थी। कितनी कमजोर हो गई है। विक्रम ने जब फना को उठाया तो बहुत हल्का महसूस हुआ उसे। फना का वेट भी गिर गया था। विक्रम ने इतने महीनों बाद फना को देखा था और जब फना उसकी आंखों के सामने थी, तब वही जानता था कि उसने खुद को कैसे काबू किया था। वो फना पर झपट पड़ना चाहता था, लेकिन जब उसने देखा कि उसकी मोटू ने उसे नहीं पहचाना, उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। फना उसे इग्नोर कर चली गई थी। उसकी मोटू को कुछ भी याद नहीं है। फना की आंखों में खुद के लिए कोई इमोशन न देखकर विक्रम को बहुत गुस्सा आया था और उसका दिल किया था कि वो रानास की जान ले ले। उन लोगों ने उसकी मोटू बेबी डॉल के साथ क्या किया है? कितना कमजोर कर दिया है उसे। विक्रम इमोशनल हो जाता है और वो अपनी मोटू के चेहरे पर किस करते हुए बोला, मोटू मेरी गुड़िया कितनी दुखी है। विक्रम ने जब फना का सूखा हुआ चेहरा देखा, तभी वो समझ गया था कि उसकी मोटू बेबी डॉल बिल्कुल भी खुश नहीं है। विक्रम फना को और जोर से हग कर लेता है और उसकी गर्दन में मुंह छुपा लेता है। विक्रम की आंखों से अश्क बहने लगे थे। कितने महीने हो गए थे। विक्रम कांप रहा था। उसकी मोटू जिंदा है, उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था, और वो उसकी बाहों में है। उसे सीने से लगाने के लिए वो तरस गया था। फना ने जब
अपने मुंह से उसे सर कहा था। तब विक्रम ही जानता है कि उसे पर क्या बीती थी और कैसे वो फना को खुद के सीने से लगाने के लिए तड़प गया था। इन लोगों ने तुम्हें मुझसे दूर किया था ना, अब इन लोगों के सामने से तुम्हें लेकर जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए। ये तुम्हारे कुछ भी लगते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम सिर्फ मेरी हो, मुझे इससे फर्क पड़ता है। तुम मेरी मोटू हो, कितना कमजोर हो गया मेरा भोंदू। फना को कुछ भी याद नहीं था। विक्रम ये तो समझ गया था फना का चेहरा देखते ही, लेकिन उसकी याददाश्त भले ही चली गई थी। लेकिन विक्रम को देखते ही फना जिस तरीके से रिएक्ट कर रही थी, उसे देखकर विक्रम को काफी सुकून मिला था कि फना उसके एहसासों को नहीं भूल सकती। तुम्हारा बाप हो चाहे तुम्हारा दादू हो, उनकी आंखों के सामने से तुम्हें लेकर जाऊंगा और वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मुझे कुछ वक्त दो मोटू, मैं नहीं चाहता कि इस बार वो तुम्हें मुझसे कहीं दूर कर दे, क्योंकि तुम्हें लेकर कमजोर हो जाता हूं। विक्रम की आंखें लाल हो गई थीं और उसके होंठ कांप रहे थे। बॉस, अब तो कुछ खा लीजिए। विक्रम ने फना को देखने के बाद ही सोचा था कि वो पानी पिएगा और कुछ खाएगा। फना को देखते ही उसकी भूख शांत हो गई थी और उसकी आंखों की तड़प मिट गई थी। विक्रांत उसे खाने को देता है लंच बॉक्स। विक्रम उस लंच बॉक्स को ले लेता है और पानी की बोतल को देखते हुए सोचने लगा, उसकी मोटू ने कुछ खाया? मोटू एल, कुछ खाओगी तुम? कितनी कमजोर हो गई, ओह मेरा मोटू भोंदू बच्चे। विक्रम फना को डीप किस करता है। फना नींद में कसमसाते हुए स्माइल करती है। फना भी विक्रम के लिप्स को शक करने लगी। फना तो अपने सपनों की दुनिया में रोमांस कर रही थी, जैसा कि हर रात को करती थी वो। विक्रम मुस्कुरा देता है। उसकी आंखें नम हो गई। विक्रम ने फना के माथे को चूम लिया। इतने महीने हो चुके थे, फना की यादों में जी रहा था वो। फना जिंदा है, उसकी मोटू उसकी बाहों में है, उसके सीने से लगी हुई है। विक्रम एक बार फिर से उसके पूरे चेहरे को अपने होठों से चूम लेता है। उसकी आंखों को, उसकी नोज को, उसके लिप्स को, उसकी गर्दन को, उसके हाथों को, उसके कान को। फना की बॉडी का कोई हिस्सा नहीं बचा था जिस पर विक्रम ने किस न किया हो। उसकी मोटू कितनी प्यारी लग रही है। फना के होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई थी। विक्रम के सब्र का बांध टूट गया था। फना के लिए इतना तरस जो गया था वो। विक्रम फना की गर्दन में वापस से मुंह छुपाकर इमोशनल हो जाता है। इतनी दूर चली जाओगी मुझसे, कभी सोचा नहीं था। फना विक्रम के आंसुओं की वजह से हिलने लग जाती है। उसी वक्त विक्रम उससे दूर हो जाता है और उसे अपने सीने से लगाए हुए उसके माथे को वापस से चूम कर बोला, कुछ दिनों की बात है, मुझे भूल गई हो, लेकिन वापस से सब कुछ होगा हमारे बीच में, और इस बार तुम्हारी मंजूरी से। तुम्हें सबके सामने से लेकर जाऊंगा और कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। मेरी मोटू सिर्फ विक्रम भारद्वाज की है। विक्रम देखता है कि फना नींद में ही अपने हाथों को अपनी कमर के नीचे वाले हिस्से में ले जाती है, फिर मुस्कुराने लगी। बदमाश मोटू, गंदी बच्ची बन गई। हम विक्रम फना के हाथों को देखते हुए समझ जाता है कि वो क्या करने की कोशिश कर रही है। तुम मुझे मिस करती हो, मोटू? विक्रम फना की हरकतों से समझ गया था कि उसकी मोटू भी उसके बिना तड़प रही है। विक्रम ने फना को अपनी बहुत गंदी आदत डाल दी थी और वो ये जानता था कि उसकी मोटू कहीं पर भी रहेगी, लेकिन उसके बिना नहीं रह पाएगी। और देखो, भूलने के बाद भी वो विक्रम को ही याद कर रही है। फना को विक्रम की एडिक्शन थी, ये विक्रम जानता है, क्योंकि उसने ही तो ये एडिक्शन की लत डाली थी फना को। विक्रम फना की इस हरकत को देखकर तिरछा मुस्कुरा देता है। मोटू, शरारती भोंदू, इतने दिनों तक फना ने उसके बिना सरवाइव कैसे किया? कैसे रही होगी वो? फना विक्रम को काट लेती है। विक्रम अपना सिर ना में हिला देता है। इतने दिनों तक उसके बिना रही कैसे? विक्रम फना को जोर से हक कर लेता है और फिर उसके होठों को एग्रेसिव होकर किस करने लगता है। विक्रम की मोटू जब उसकी बाहों में थी, तब वो अपनी उस दुनिया में था जहां पर उसकी मोटू और वही थे। उसकी भोंदू उसकी गोद में सो रही थी और विक्रम बस उसे देखे जा रहा था। विक्रम, जो अभी तक बीमार महसूस कर रहा था, वो बिल्कुल ठीक हो गया था। फना ही उसके बीमारी की दवा थी।
विक्रम फना के गोल मटोल से चेहरे पर कितनी बार किस कर चुका था, उसे खुद भी नहीं पता। उसने इतने दिनों से नहीं देखा था उसे, जिस वजह से वो बस खुद को यह यकीन दिला रहा था कि ये सब कुछ सपना नहीं है। वो नहीं चाहता था कि ये एक सपना हो और वो जब सोकर उठे तो फना उसकी बाहों से गायब हो जाए और ये सब कुछ हकीकत नहीं था जो अभी तक उसके साथ हुआ। विक्रम अपनी मोटू के गालों को दबाता है तो उसके मोटे मोटे गाल दबने की वजह से उसके लिप्स पाउट शेप में आ गए। विक्रम फना को वापस से किस करने लग जाता है। विक्रम अपनी भूख और प्यास दोनों मिटा रहा था। उसके दिल की धड़कन थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो अपनी भोंदू को खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता था। फना, जो अभी तक विक्रम की बाहों में सो रही थी। विक्रम उसे देखते हुए खुश हो रहा था। फना को अपने कानों में किसी की आवाज आती है। फना यार, तू ठीक तो है ना? फना के कानों में तारा की आवाज जाती है। फना धीरे से अपनी आंखें खोलती है। उसके सामने तारा का चेहरा था। तारा काफी ज्यादा परेशान लग रही थी। फना ने धीरे से कहा, क्या हुआ है तारा? तू चिल्ला क्यों रही है? तारा धीरे से फना को हग कर लेती है और बोली, तू ठीक है, थैंक गॉड। इतनी टेंशन हो रही थी, मैं तुझे कब से उठा रही हूँ। फना चारों तरफ सिर घुमाकर देखती है तो वहां पर उनकी क्लास के इंचार्ज के साथ साथ विक्रम भी खड़ा था। उसके न्यू प्रोफेसर को वहां पर देखकर फना थोड़ा सा घबरा सी जाती है, क्योंकि फना ने जो सपना देखा था उसके अंदर उसे प्रोफेसर दिखाई दिए थे जो उसे किस कर रहे थे। वो दोनों बेहद नजदीक थे और प्रोफेसर उसे बहुत ज्यादा लाड प्यार कर रहे थे। फना ने इतना प्यारा सपना देखा था, लेकिन प्रोफेसर को देखते ही वो डर जाती है। फना को ठीक देखकर इंचार्ज भी रिलैक्स हो जाते हैं और उन्होंने कहा, आपको क्या हुआ था? फना ने विक्रम की तरफ देखा और फिर धीरे से बोली, मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं तो रेस्टोरेंट में गई थी। तारा ने फना को देखते हुए कहा, मेरी गलती है, मुझे तुझे अकेला छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। आई एम सॉरी यार। वो तो अच्छा हुआ कि हमारे प्रोफेसर माधव जी ने तुझे कॉरिडोर में बेहोश होते हुए देख लिया था, इसलिए वो तुझे यहाँ लेकर आ गए। प्रोफेसर माधव, ये कोई और नहीं, विक्रम था। विक्रम एक तक फना को देखे जा रहा था और फना भी तिरछी नजरों से उसे देख रही थी। फना को खुद पर बहुत शर्म आ रही थी कि वो अपने न्यू प्रोफेसर को लेकर कैसा वाइल्ड ड्रीम देख रही थी, जिसमें वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। ये मुझे क्या हो जाता है माधव सर को देखते ही? फना खुद से ही सवाल करती है और उसके बाद फना और तारा दोनों मेडिकल रूम से बाहर आ जाती है। फना तारा के साथ कैंटीन में बैठ जाती है। तारा ने कहा, क्या मैं कुछ तेरे लिए ऑर्डर करूं? तू ठीक तो महसूस कर रही है ना, या फिर तू घर जाएगी? तारा को ऐसे फिक्र करते हुए देखकर फना ने धीरे से कहा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे कुछ भी याद भी नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं तो सो रही थी। तारा ने आंखें छोटी कर कहा, तू बेहोश हो गई थी और तो और तूने सबकी जान निकल कर रख दी। पागल लड़की, मैं तो डर ही गई थी कि कुछ हो तो नहीं गया तुझे। मुझे क्यों कुछ होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। मेरी थेरेपिस्ट ने मुझे कहा था कि मुझे ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करने की जरूरत है। शायद मैं ज्यादा ही सोच रही थी, इस वजह से गिर गई होगी। फना और तारा दोनों वहां पर कुछ आर्डर कर खाती है। वहीं विक्रम फना को देखते हुए मुस्कुरा देता है। उसकी मोटू बुद्धू है। मैं तुझे एक बात बताऊं? फना ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा। हाँ, क्यों नहीं, तुम मुझे बता सकती हो, तारा ने कहा। तू किसी को बताएगी तो नहीं ना? मैंने एक सपना देखा। तूने क्या ड्रीम देखा? मैंने देखा कि मैं माधव सर की बाहों में थी और हम दोनों वाइल्ड किस कर रहे थे। मैं उन्हें लेकर ऐसा ड्रीम कैसे देख सकती हूँ? मुझे खुद पर ही शर्म आ रही है, फना ने शर्माते हुए कहा। तारा ने हंसते हुए कहा, मुझे लगता है कि माधव सर पर तुझे क्रश आ गया है। वैसे माधव सर वाकई में बहुत हैंडसम है। तुम दोनों ने किस किया या फिर और कुछ भी किया? तारा ने फना को छेड़ते हुए कहा। फना आज डिनर करते हुए बहुत खुश थी। सोनाक्षी उसे देखकर अंदर ही अंदर गुस्से से खोल रही थी, क्योंकि आज फना की वजह से उसकी क्लास में इंसल्ट हो गई थी। मीनाक्षी ने तो उन लोगों के साथ डिनर करना ही बंद कर दिया था। मीनाक्षी के डिनर न करने से किसी को फर्क नहीं पड़ा। फना का फेस देखते हुए धर्मेंद्र ने कहा,
बेटा, आप आज बहुत खुश है, कोई बात है क्या? धर्मेंद्र के पूछने पर फना ने कहा, पापा, कुछ नहीं है, मैं बस ऐसे ही खुश हूँ। बस आप ऐसे ही खुश रहिए, आपको ऐसे देखकर हमें अच्छा लगता है। फना अपना सर हाँ में हिला देती है और डिनर करने के बाद वो कमरे में आ जाती है और अपने टैडू के ऊपर कूद जाती है। उसे जोर से हग करते हुए बोली, आज मैं इतनी खुश क्यों हो रही हूँ? फना खुद को जाकर मिरर में देखती है तो वो हैरान रह जाती है। उसके होंठ लटके हुए थे। फना नजदीक से जब खुद को देखती है तब उसे समझ में आता है कि उसका फेस भी आज कुछ अलग ही लग रहा है। उसके मोटे मोटे गालों पर कुछ निशान बने हुए थे। फना अपनी गर्दन को छूती है तब उसे गर्माहट का एहसास होता है और वो हल्की सी सिहर जाती है। फना अपने मोटे मोटे गालों को छूते हुए खुद से ही बोली, ये इतने रेड क्यों हो गए हैं? दर्द भी कर रहे हैं। फना कमरे का म्यूजिक सिस्टम ऑन करती है और उसके बाद वो डांस करते हुए खुद को मिरर में देखने लगती है। पसीने में भीगी हुई वो खुद को देखकर ही बोली, आज इतना अजीब सा क्यों लग रहा है? मैं इतनी खुश क्यों हो रही हूँ? मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ है। फना की आंखों के सामने एक बार फिर से अपने प्रोफेसर का चेहरा घूमने लग जाता है। मैं प्रोफेसर के आसपास इतना डिफरेंट क्यों महसूस करती हूँ? फना खुद का मुंह छुपाकर बोली, कहीं सच में तारा सही तो नहीं बोल रही। मुझे माधव सर पर क्रश तो नहीं हो गया? लेकिन एक बार देखते ही क्रश कैसे हो सकता है? वो मुझसे कितने बड़े हैं। फना मुस्कुराते हुए बेड पर जाती है और खुद से ही बातें करने लगती है। क्या माधव सर ने मुझे अपनी बाहों में उठाया होगा? फना ब्लश करने लगती है। आज उसे नींद ही नहीं आ रही थी। इतनी एक्साइटेड हो रही थी वो। फना अपने टेडी को अपनी बाहों में भरकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और लाइट भी ऑफ कर देती है। फना सोने की बहुत कोशिश करती है पर उसे नींद नहीं आती है। तो वो अपना फोन स्क्रॉल करने लगती है। वो नेट पर माधव प्रोफेसर को स्टॉक करने लगती है, लेकिन उनकी तो प्रोफाइल ही नहीं थी इंटरनेट पर। फना निराश होकर वापस अपना फोन रख देती है। उसके बाद वो आंखें बंद करके काउंटिंग करने लगती है ताकि वो सो जाए। सपने में फना वापस से रोमांस कर रही थी और इस बार वो आदमी फना को और भी करीब कर लेता है। जब फना उसके चेहरे को छूती है तो उसे माधव सर का चेहरा दिखाई देता है, जिससे वो दंग रह जाती है और वो से बोली, माधव सर, आप? तभी माधव सर बिना कुछ बोले ही उसे चूम लेते हैं और फना भी उनका साथ देने लग जाती है। फिर उन्हें पलटकर उनके ऊपर आ जाती है। उसके बाद वो माधव सर के पूरे चेस्ट पर किस करती है। उसके बाद वो माधव सर की आंखों में देखते हुए बोली, क्या हम गलत कर रहे हैं? माधव सर ने मुस्कुराते हुए फना की कमर पर अपना हाथ रखा और उसे वापस से किस करने लगते हैं। इस सपने के अंदर फना खुद को जीने लगती है। अब माधव सर उसके कपड़े रिमूव करने लग जाते हैं तो वो शर्मा कर उठ जाती है और उसकी आंखें धीरे से खुल जाती है। वो धीरे से उठकर बैठी और खुद से बोली, ये कैसा सपना देख रही हूं मैं? इतना वाइल्ड। फना, थोड़ी सी शर्म कर ले। वो तेरे सर है, तू उन्हें लेकर ऐसे सपने कैसे देख सकती है? फना जाकर बालकनी में खड़ी हो जाती है और वहां पर बैठकर झूले में चांद को देखने लग जाती है। विक्रम अपनी मोटू को बहुत याद कर रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो फना की पेंटिंग बना रहा था। उसकी भोंदू बेबी डॉल ने खाना खाया होगा। विक्रम को उसकी बहुत फिक्र हो रही थी। वो उसे बाहों में लेकर सोना चाहता था। फना के बिना उसे नींद ही नहीं आती। न जाने कितना ही वक्त हो गया था विक्रम को सोए हुए। उसे फना के बिना नींद ही नहीं आती थी। इंसोम्निया डिसऑर्डर का शिकार हो चुका था। विक्रम ने आज काफी दिनों बाद खाना खाया था और पानी जब उसके गले से नीचे उतरा था, जब अपनी बेबी डॉल को याद कर रहा था, क्योंकि फना उसके हाथ से रात में जरूर खाती थी। कुछ दिनों की बात है मोटू, उसके बाद वापस हम अपनी दुनिया में जाएंगे, जहां पर सिर्फ तुम और मैं रहेंगे और कोई भी नहीं। तुम्हारी फैमिली को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि याद रखेंगे वो कि उन्होंने किससे पंगा लिया है और धोखा दिया है। मुझे ट्रैप में फंसने की कोशिश की थी, मेरी बेबी डॉल को मुझसे दूर किया। विक्रम के होठों पर जहरीली मुस्कान आ जाती है। विक्रम भारद्वाज अपने आप में ही खौफ है।
और मेरा खौफ तुम लोगों में कुछ इस तरीके से बसा हुआ है कि मेरे डर से तुम लोगों ने उसकी यादें मिटा दी। विक्रम भारद्वाज एक वीडियो कॉल पर था और उस पर वो कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। विक्रम भारद्वाज कभी नहीं बदल सकता। विक्रम ने गुस्से से जोर जोर से हंसते हुए कहा, तुम लोगों को अगर मैं खून के आंसू नहीं रुला दिए तो मैं भी विक्रम भारद्वाज नहीं। विक्रम भारद्वाज फना की पेंटिंग को कंप्लीट करता है और फिर उसे देखते हुए बोला, मोटू, तुम्हारे लिए मैं सिर्फ सर हूं, भोंदू, गंदी बच्ची। विक्रम के कानों में फना की खिलखिलाने की आवाज गूंजने लग जाती है। फना विक्रम के ऊपर चढ़कर बैठ जाती है और फिर उसकी चेस्ट पर अपने नाखून घुसाते हुए बोली, सर, उठ जाइए ना, मुझे भूख ही लगी हुई है, उठिए ना, सर। विक्रम अपनी आंखें गुस्से से खोलकर फना को देखता है। फना टुकुर टुकुर विक्रम को देखते हुए बोली, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे भूख लगी है। तो क्या तुम मुझे खाओगी? जाकर क्यों नहीं कुछ खा लेती? किचन में रखा होगा। विक्रम ने फना को घूरते हुए कहा। फना अपने होंठ चबाते हुए बोली, मैं आपको नहीं खाना चाहती। आप बिल्कुल भी टेस्टी नहीं हो। आप बस हमेशा मुझ पर गुस्सा करते रहते हो। फना बुदबुदाने लगी। विक्रम ने आंखें छोटी कर फना को देखते हुए अपने करीब किया और फिर उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, क्या खाना है तुम्हें? मैं अगर टेस्टी नहीं हूं तो कल रात तुम कैसे खा रही थी? मेरी नींद खराब कर दी तुमने रात में। गंदी बच्ची बन गई हो तुम। फना ने शर्माते हुए कहा, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है सर। आपने मुझे ऐसी आदत डाल दिया। विक्रम ने फना के गालों को खींचते हुए कहा, ये बेड है। बैड हैबिट्स अगर ये तुम किसी और के साथ सोते हुए करोगी तो फिर प्रॉब्लम होगी ना। सर, मैं तो किसी और के पास थोड़ी ना सोऊंगी। मैं तो आपके पास ही सोती हूँ। आप मुझे किसी और के पास जाने भी तो नहीं देते। हाँ, तो तुम किसी और के पास क्यों जाओगी? तुम्हें समझ में नहीं आता है, क्योंकि विक्रम भारद्वाज की हो तुम। इसीलिए तो कल रात को आप ऐसे ही सो गए थे। मुझे थोड़ा सा भी प्यार नहीं किया। रात में आए और सो गए। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। आप हमेशा मुझे उठाकर थोड़ा सा लाड प्यार करते हो ना। कल रात आपने ऐसा क्यों नहीं किया? फना गुस्से से मुंह फुला लेती है। हू, मुझसे प्यार नहीं करते आप। फना की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ जाते हैं। विक्रम फना का भोंदू सा चेहरा देखकर उसे गुस्से से बोला, ये क्या नाटक कर रही हो तुम सुबह सुबह? विक्रम फना को जब जोर से डांट देता है तो फना फूट फूट कर रोने लग जाती है और गुस्से से बोली, मेरे को कोई प्यार नहीं करता, मैं जा रही हूँ आपसे दूर। टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी अगर यहाँ से हिली तो। फना डर जाती है और विक्रम को देखते हुए बोली, हमेशा मुझे धमकी देते रहते हो। मुझे कोई नहीं चाहता। सुबह से भूख लगी है मुझे, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है मेरी। फना जोर जोर से रोते हुए बोली। विक्रम ने अपनी भौहें उचकाते हुए ना में सिर हिला दिया। सर, आपको कोई और मिल गई है ना, इसलिए आप रात को देर से आते हो और मुझे प्यार करे बिना ही सो जाते हो। फना विक्रम से रोते हुए बोलती है, अब आपको कहीं और से मिलने लगा है ना सब कुछ। मुझे इसीलिए प्यार नहीं करते। मैं मोटी हूं ना, इसलिए। फना सिसकते हुए बोली। विक्रम ने फना को देखते हुए अपने पास खींच लिया और अपनी मोटू को घूरने लगा। अब मुझे ऐसे टुकुर टुकुर क्यों घूर रहे हो? मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला है। मैं देख रही हूँ, कुछ दिनों से बिल्कुल भी मेरी तरफ ध्यान नहीं है आपका। मुझे इग्नोर करते हो आप। अब मुझे हग करके सोते भी नहीं हो। फना विक्रम से गुस्सा होकर बोलती है, आपको तो मेरी फिक्र भी नहीं है। कल रात मैंने